Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. I am Vivek Kumar, your science teacher, as you know very well. Today, I am going to start the 11th chapter of 8th science book, and the name of the chapter is Force and Pressure. So, before I am going to start this chapter, firstly, I request you all, please like, share, and subscribe my channel because you all know अच्छा लगता है. सो इस चैप्टर में हम लोग को कौन कौन से टॉपिक्स को देखना है. सो टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर्स पे हम डिस्कशन करेंगे. फर्स्टली आई इंट्रोड्यूस अबाउट फोर्स एंड प्रेशर, देन आफ्टर वी डिस्कस अबाउट फोर्स. उसके बाद हम लोग बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में समझेंगे. कॉन्टैक्ट फोर्स के अंतर्गत मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फिर आएगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, उसके अंतर्गत मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और लास्टली हम लोग प्रेशर के बारे में इस चैप्टर में देखेंगे. Motion. If you hear the word motion, then what do you think? Motion means movement. If anybody move from one place to another place, then we say that body is in motion. So one question is here, what causes motion? किसी भी बॉडी में मोशन होता है, मूवमेंट होता है, तो वो कैसे होता है? कुछ तो इफेक्ट होता होगा. तो हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ स्टेशनरी बॉडी टू मूव. यहाँ पे स्टेशनरी बॉडी मीन्स होता है जो स्टिल शांत हो एकदम, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी बॉडी, जो एकदम पूरा शांत होता है. सो एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ स्टेशनरी बॉडी मूव. मतलब किसी बॉडी में मोशन, मूवमेंट आने के लिए हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना होता है. सपोज एक फुटबॉल है रखा हुआ, तो वो कंप्लीट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, शांत है, स्टिल है. अब उसको हमको मूव कराना होता है, तो हमको उसको हिट करना होता है, किक करना होता है. अब हम उसको किक किए तो वो मोशन में आ गया. तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि मोशन लाने के लिए किसी भी बॉडी में हमको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है. वन मोर थिंग, यदि कोई बॉडी ऑलरेडी मूव कर रहा है, सपोज कोई क्रिकेट बॉल हमारे तरफ तेजी से आ रहा है, तो क्या हम उसको शांत कर सकते हैं? क्या उसको हम रोक सकते हैं? ठीक है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं हमको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है. सो एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी. कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसको भी रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए हमको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है. सो यदि किसी बॉडी को हमको मोशन में लाना है, किसी बॉडी को हम लोग को स्टॉप करना है, रोकना है, तो उन दोनों में जरूरत हो रही है हम लोग को एक्सटर्नल किसी की, फोर्स की. सो वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर अबाउट force. Now we discuss about force. So before I am going to discuss about force, firstly I discuss about some actions like picking. Picking means what? आपके मान लीजिए आपके पास कुछ चावल है, तो उसमें कुछ स्टोन्स भी होते हैं. सो मान लीजिए आपको चावल से स्टोन्स को पिक करना है, तो आप पिक कैसे कर रहे हैं? आपके पास चावल है प्लेट में, आप उसको स्टोन को यहाँ से पिक करके इस तरह से हटा रहे हैं. ठीक है, सो यू ऑल्सो अप्लाई इन दिस टाइप ऑफ एक्शन, यू अप्लाई ऑल्सो फोर्स. सेकेंड है आपका ओपनिंग. सपोज आपका डोर है, दरवाजा है आपके घर पे, आप उसको ओपन कर रहे हो. तो ओपन आप दो तरीके से कर सकते हो. चाहे आप उसको पुल भी कर सकते हो, चाहे तो आप उसको पुश भी कर सकते हो. पुल मीन्स व्हाट? किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचना, उसको हम लोग बोलते हैं पुल. पुल मीन्स खींचना. एंड पुश, यदि हम अपने किसी ऑब्जेक्ट को अपने से दूर करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पुश, मतलब धक्का देना. तो कहीं आप जाइएगा तो ऐसे भी दरवाजे आपको मिलेंगे जिसको आपको पुल करना होता है खोलने के लिए, कहीं ऐसे भी दरवाजे मिलेंगे जहाँ पर आपको पुश करना होता है खोलने के लिए. सो यदि ओपनिंग की बात होगी तो हम लोग यहाँ पर पुश और पुल दोनों की बात करेंगे. यहाँ पर आपकी बात हो रही है शटिंग. शटिंग मतलब होता है बंद करना. बंद कर रहे हैं आप, मान लीजिए दरवाजा को ही आप बंद कर रहे हैं, तो उसमें भी आप कहीं ना कहीं फोर्स लगा रहे हैं, तभी आपका दरवाजा जो है वो बंद हो रहा है. आपको हम पहले बता चुके हैं कि किसी भी तरह का मूवमेंट में कहीं ना कहीं फोर्स अप्लाई करना होता है. तो शटिंग के लिए भी हम लोग को फोर्स अप्लाई करना हो रहा है. सो यहाँ पे शट कर रहे हैं मतलब इस तरह से बंद कर रहे हैं. तो हम लोग बंद करने के लिए क्या कर रहे हैं? फोर्स जो है वो पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं? उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं. नेक्स्ट है आपका किकिंग. बॉल है, स्टिल है, शांत है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए वो एक फुटबॉल. अब आप उसको मूवमेंट में लाना चाह रहे हैं,
मोशन में लाना चाह रहे हैं तो आप उसको क्या किए, किक किए, लात मारे तो वो जो है बॉल जो है वो मूवमेंट में आ गया। सो किकिंग में आप ऑब्जर्व कीजिए कि बॉल शांत था तो आप उसको किक किए तो वो आपसे दूर जा रहा है, मतलब वो पुश हो रहा है, पुल नहीं हो रहा। पुल मतलब आपके नज़दीक आएगा तो आप पुल समझेंगे, मगर आपसे दूर जाएगा तो वो होगा आपका पुश। फिर है हिटिंग। सपोज आपके पास कोई बॉल आ रहा है और आप उसको हिट किए, तो हिट किए तो वो बॉल क्या हो रहा है, आपसे दूर जा रहा है या नज़दीक आ रहा है, दूर जा रहा है। इट ऑल्सो रिलेटेड टू पुश, दूर हो रहा है आपसे। सो यहाँ पर भी फोर्स लगा रहे हैं और वो आपसे दूर हो रहा है। और नेक्स्ट है आपका लिफ्ट। लिफ्ट मतलब होता है ढोना जनरली। मान लीजिए किसी चीज़ को उठा रहे हैं आप, तो उसमें आप फोर्स लगा रहे हैं। सपोज दैट एक लेवर जो है, मान लीजिए चावल का जो बैग होता है उसको अपने बैग पे रख करके वो एक जगह से दूसरी जगह मान लीजिए लेके जा रहा है, तो यदि एक लेवर अपने बैग पे एक बैग चावल का लेकर जा रहा है तो उसमें भी वो फोर्स लगा रहा है, क्योंकि वो जो बैग है वो चाह रहा है कि वो ज़मीन पे पड़ा रहे, और एक लेवर जो है उसको उठा करके अपने बैग पे उसको आगे लेके जा रहा है, और वो बोरा जो है हमेशा चाह रहा है कि उस लेवर को वहाँ पर से दबा दे, और लेवर हमेशा चाह रहा है कि वो बोरा उठा रहे। तो उस स्थिति में लेवर जो है उस बोरे को उठा रहा है तो वहाँ पर भी फोर्स लगा रहा है। नेक्स्ट है फ्लिकिंग। फ्लिकिंग मतलब होता है झटका देना। आपका मान लीजिए क्रिकेट से ही रिलेट कर देते हैं, आपका बॉल आ रहा है और हल्का सा आप उसको फ्लिक कर देते हैं, झटका देते हैं, तो बॉल जो है उसका डायरेक्शन चेंज होकर के कहीं और चल जाता है। तो उसमें भी हम फ्लिक करने के लिए भी देखें तो हम कभी बॉल को दूर भी अपने से करते हैं, तो फ्लिक करने में कभी बॉल को हम लोग अपने नज़दीक भी करते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू पुश एंड ऑल्सो रिलेटेड टू पुल। फिर है आपका पुशिंग। पुशिंग तो आप समझ ही रहे हैं, पुश कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो वो दूर जा रहा है। पुलिंग इट्स ऑल्सो रिलेटेड, आप यदि आप किसी को खींच रहे हैं तो वो आपसे नज़दीक आ रहा है तो इट्स रिलेटेड टू पुलिंग। सो दिस ऑल एग्जाम्पल्स आर एक्शंस लाइक दिस ऑल आर ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। आप इससे समझो कि ये जितने भी एक्शन है वो सभी एक्शन में आपको दो तरह की चीज़ें दिखेगी, या तो ये आपका पुश से रिलेटेड होगा या तो आपका ये पुल से रिलेटेड होगा, और या तो ये दोनों से रिलेटेड होगा। देखिए यहां पे हम बोल सकते हैं, डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज पुश और अ पुल और अ बोथ। इन सारे एक्शंस को आप लोग रिलेट करो तो या तो इससे आपको पता चलेगा कि ये पुश से रिलेट हो रहा है, या तो पुल से रिलेट हो रहा है, या तो दोनों से रिलेट हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल हम किए अभी पिकिंग का। पिकिंग में आप क्या कर रहे थे, आप स्टोन्स को हटा रहे थे तो वहां पर से आप उसको पुल कर रहे थे, अपनी ओर खींच रहे थे, और उसको मान लो फिर फेंक रहे होते तो फिर पुश कर रहे थे। सो जो भी एक्शंस हम लोग देख रहे थे, चाहे वो आपका लिफ्टिंग हो, चाहे वो किकिंग हो, चाहे वो पिकिंग हो, सभी में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुश और पुल से ही रिलेट हो रहा है। जो भी वर्क हो रहा है, जो भी मूवमेंट हो रहा है, उन सभी में पुश और पुल जो है वो रिलेट हो रहा है। सो पुश और पुल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यदि हम फोर्स को समझेंगे तो। सो इफ यू डिफाइन फोर्स देन यू से, और आप ये साइंस की बुक में ढूंढोगे अकॉर्डिंग टू फिजिक्स तो आप कह सकते हो फोर्स इज अ पुश और पुल, बट अकॉर्डिंग टू क्लास 8 you have to define it like force is a push or pull that can change the state of motion of an object or change its shape. It means if we apply force of an object, यदि हम लोग फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट में तो इट मे बी चांस दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, वो आपका मोशन में आ जाए, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि मोशन में नहीं आए। ये आप आगे चैप्टर में देखेंगे तो समझेंगे। So force is a push or pull that can change the state of motion. State of motion यहाँ पे समझिए, state of motion कह रहा है कि यहाँ पे state of motion मीन्स है कि कोई बॉडी जो है वो यदि रेस्ट में है, कोई बॉडी यदि मोशन में है, या कोई बॉडी का जो स्पीड है, स्पीड मीन्स आप समझ रहे हैं, इट इज़ नॉट ओनली दैट द बॉडी इज इन फास्ट मूवमेंट, किसी भी चाल में है, चाहे वो धीरे हो चाहे वो तेज हो, तो हम उसको स्पीड से रिलेट कर सकते हैं। मान लो कोई गाड़ी का स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, कोई गाड़ी का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, तो सो बोथ आर रिलेटेड टू स्पीड, स्पीड में ही वो आएगा। तो स्टेट ऑफ मोशन की जब हम बात करेंगे तो समझ सकते हैं स्टेट ऑफ मोशन में सारा आता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है, शांत है, तो यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, तो बोलिएगा दैट ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। आप बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है।
यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, तो आप बोलिएगा दैट ऑब्जेक्ट इन मोशन। यदि कोई कार जो है वो बहुत तेजी से जा रहा है तो आप बोल सकते हैं द स्टेट ऑफ दैट कार इज टू फास्ट। सो स्टेट ऑफ मोशन मीन्स यहाँ पे सारे से रिलेट हो रहा है, रेस्ट से भी, मोशन से भी और स्पीड से भी। सो स्टेट ऑफ मोशन मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि कोई ऑब्जेक्ट किसी भी स्थिति में तो उसको हम लोग समझेंगे स्टेट ऑफ मोशन के अंतर्गत। यदि रेस्ट में भी है तो दैट इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ मोशन, यदि वो मूवमेंट में है दैट इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ मोशन, और यदि वो बहुत तेज है या बहुत स्लो है तब भी वो स्टेट ऑफ मोशन के ही अंतर्गत आता है। सो फोर्स इज अ पुश और पुल दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, ये इसके मूवमेंट स्टेट ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकता है पुश और पुल के कारण। और कह रहा है और चेंज इट्स शेप, और जो आपका फोर्स है वो यदि हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो मे बी चांस दैट द शेप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट में बी चेंज। अब मान लीजिए आपके पास बैलून है, अब फुला हुआ बैलून है तो आप उसको फोर्स उस पर लगाओगे तो वो क्या होगा, उसका शेप चेंज होगा। मान लीजिए वो सिलेंड्रिकल शेप का है तो आप उसको फोर्स लगाओगे तो और हो सकता है पतला हो जाए, है ना। आप स्प्रिंग की बात कर ले, आपके पास स्प्रिंग है, आप उसको खींच रहे हो तो वो और लंबा हो रहा है, आप उसको और दबा रहे हो तो और छोटा हो रहा है। सो आप बोल सकते हो कि फोर्स लगाने पे जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि उसके शेप में चेंजिंग आ सकते हैं। सो इफ यू डिफाइन फोर्स देन यू से force is a push or pull that can change the state of motion of an object or change its shape. Now we discuss about effects of force. If we apply a force on any object, that on that object there is a movement, वहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। So क्या होगा, कौन सारे इफेक्ट हम लोग को देखने के लिए मिलेंगे if we apply a force on any object, उसको हम लोग समझेंगे और उसी को हम लोग रखेंगे किसके अंतर्गत, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के अंतर्गत। सो फर्स्ट पॉइंट को हम लोग समझेंगे, फोर्स कैन क्रिएट मोशन इफ वी अप्लाई अ फोर्स ऑन एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी आपको बताया अभी हम कि जो शांत होता है, जो रुका हुआ होता है ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो सपोज एक फुटबॉल है जो कि रुका हुआ है, शांत है, तो उसको हम लोग मोशन में ला सकते हैं। इट मीन्स यदि हम उसको किक किए तो वो जो है मोशन में आ गया। या फिर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम बॉल है, हम उसको उठा के फेंक रहे हैं तो वो भी मोशन में आ रहा है। सो यदि एक शांत बॉडी जो है वो शांत है, आप उसमें फोर्स लगा रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे आ रहा है, मोशन में आ रहा है। तो फर्स्ट इफेक्ट आ सकता है फोर्स का, और वो है आपका फोर्स कैन क्रिएट मोशन। सेकेंड इफेक्ट देख सकते हैं, फोर्स कैन स्टॉप द मोशन। क्रिएट भी कर सकता है, स्टॉप भी कर सकता है। इट मीन्स आप जब देखे होंगे क्रिकेट में भी समझ सकते हैं, गर्ल्स बॉयज सब क्रिकेट खेलता है अभी। सो मान लीजिए क्रिकेट बॉल आ रहा है आपके तरफ और आप उसको रोकना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपना दोनों हाथ लगा रहे हैं। जब आप हाथ लगा रहे हैं तो वो आपका क्रिकेट बॉल जो है आपके हाथ में आकर के रुक जा रहा है, रुक जा रहा है। मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में था, मूवमेंट में था, और जब आप उसको कैच किए तो वो रुक गया। इट मीन्स कैच करने में भी आपको फोर्स लगाना होना है, ऐसा नहीं कि आप बिना फोर्स लगाए उसको आप रोक रहे हो। सो कैच किया आप, वो मूवमेंट उसका रुक गया। इट मीन्स दैट जो बॉल है वो आपका रुक गया, उसका मूवमेंट जो है स्टॉप हो गया। सो हम बोल सकते हैं फोर्स कैन स्टॉप द मोशन। एक और है नेक्स्ट है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड। स्पीड चेंज करता है फोर्स लगाने पे। अब मान लीजिए कि क्रिकेट से ही हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके तरफ मान लीजिए बॉल आ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, या बोल सकते हैं 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और वो जब आपके पास आया तो आप उस पर जो है वो हिट कर दिए तो उसका जो बॉल है वो स्पीड जो है और बढ़ गया, वो तेज़ी से और जाना स्टार्ट हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि एक इफेक्ट भी है कि मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उसका स्पीड जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या एक और एग्जाम्पल ले लें कि मान लीजिए कोई बच्चा जो है, कोई लड़का जो है वो साइकिल चला रहा है। अब साइकिल चला रहा है तो उसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, जो भी। अब उसमें हम जा करके अपना एक फोर्स लगा दिए, धक्का दे दिए उसको, तो वो जो है और तेज़ी से आगे बढ़ना स्टार्ट हो गया। सो यहाँ पर भी क्या हो गया, चेंज हो गया स्पीड में। अब चेंज ऑफ स्पीड मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तेज ही होगा, वो हो सकता है स्लो भी हो। अब मान लीजिए कोई फुटबॉल जा रहा है, इस मोशन में है, और उस पर हम फोर्स लगाएं तो वो रुक नहीं गया, बट उसका स्पीड जो है वो धीरे हो गया। सो वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो स्पीड ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो स्लो हो रहा है। तो तेज भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल
जो बॉलर है वो आपके तरफ फेंक रहा है, वो बहुत तेज में, आप उसको हिट किए तो वो थोड़ा सा स्लो हो गया, तो वहां पर स्पीड जो है वो चेंज हो रहा है। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स में ये भी समझ सकते हैं कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड, बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। फिर है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन इट मीन्स यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी और दिशा से आ रहा है और आप उस पर फोर्स लगा रहे हो तो उसका डायरेक्शन जो है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल आप क्रिकेट से ही ले सकते हैं कि बॉलर जब आपके तरफ बॉल फेंक रहा होता है, थ्रो कर रहा होता है, तो उसका डायरेक्शन कुछ होता है, आप जब उसको हिट करते हो तो उसका डायरेक्शन कुछ और हो जाता है। मतलब फोर्स लगने पर ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो सकता है। सो ये भी एक इफेक्ट के अंतर्गत आएगा, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फुटबॉल में भी ले सकते हैं, क्रिकेट में भी ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स इसका है जिसमें हम देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपके तरफ आ रहा है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसका डायरेक्शन जो है चेंज हो रहा है, तो इट मीन्स दिस इज ऑल्सो इफेक्ट ऑफ फोर्स। एंड लास्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम समझेंगे जो कि आपका फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज हो सकता है। इट मीन्स अभी हम कुछ समय पहले बताएं कि आपका जो मान लीजिए एक बैलून है, फुला हुआ बैलून है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो तो वो जो बैलून है वो क्या हो रहा है, दब रहा है, दब रहा है, या दब रहा है मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, शेप उसका चेंज हो रहा है। या फिर आपके पास स्प्रिंग है, आप उसको कंप्रेस कर रहे हो या आप उसको खींच रहे हो, तब भी वो जो है उसमें शेप में उसका क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहा है। सो फोर्स में हम ये भी समझते हैं कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। सो दिस ऑल आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट यूनिट ऑफ फोर्स। मतलब हम लोगों को यदि फोर्स को मेजर करना हो, क्योंकि आप जानते होंगे कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं उन सभी को मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ उसका यूनिट होता है। तो यदि इस हम लोग को फोर्स को मापना हो कि हमारे द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो कितना फोर्स लग रहा है, कभी ऐसा होगा कि हम कुछ फोर्स लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट पे तो कुछ होगा, कभी किसी ऑब्जेक्ट पे दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे तो कुछ और होगा। तो जब तक हमारे पास उसको मापने के लिए कोई यूनिट नहीं रहेगा तब तक हम ये नहीं पता कर सकते हैं कि हमारे द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है और इन दोनों में कितना डिफरेंस है। तो फोर्स को मापने के लिए जो यूनिट का बात हम करेंगे, तो पहले हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूनिट है क्या। तो आप लोग सभी जानते होंगे कि जैसे कि मान लीजिए एक स्पीड की बात कर ले, तो सपोज दैट एक कार जो है वो कार का स्पीड जो है मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर है, सपोज दैट। तो हम जब एक कार की स्पीड की बात कर रहे हैं तो 20 जो है ये क्या है, ये है कार का मैग्नीट्यूड। ये क्या है, मैग्नीट्यूड, जो कि हम आगे डिस्कशन करेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या है। सबसे पहले अभी हम देख रहे हैं यूनिट, तो हम यूनिट की बात करेंगे। तो ये 20 के साथ जो लगा हुआ किलोमीटर पर आवर है इसी को बोलते हैं यहाँ पे यूनिट। इट मीन्स आप हर क्षेत्र में देख सकते हैं। सपोज हम बात कर ले, मान लिए हम बात करते हैं कि एक लंबाई की बात कर लेते हैं कि हमको एक डिस्टेंस मापना हो, जैसे कि मीटर में बात कर ले, या बहुत ज़्यादा दूरी हमको मापना हो तो हम किलोमीटर में बात कर सकते हैं। तो सपोज हम बोलते हैं कि दिल्ली टू पटना का डिस्टेंस कितना है, तो सपोज हम बोलते हैं दिल्ली टू पटना जो है लगभग कितना होगा, तो सपोज 1000 किलोमीटर होगा। तो सिर्फ 1000 बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा, 1000 के साथ हमको लगाना होगा क्या, किलोमीटर। तो ये जो किलोमीटर लगा रहे हैं, ये जो किलोमीटर पर आवर लगा रहे हैं, या फिर हम मान लीजिए हम बात कर लेते हैं ग्राम में, वजन के लिए, वेट के लिए, तो हम बोलते हैं 20 ग्राम, 20 केजी। तो ये जो केजी है ये ग्राम है, यहाँ पर उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूनिट बोल रहे हैं। और इसी से पता चलता है हम लोग को कि जो मैग्नीट्यूड है उसके साथ क्या कितना यूनिट लगा हुआ है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो फिजिकल क्वांटिटी में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसमें यूनिट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसी तरह से जब हमको फोर्स को मापना होगा तो उसका यूनिट हम लोग को पता होगा, तब हम लोग को समझ में आएगा कि उसको कितना हो रहा है वो। सो यदि हम बात करेंगे एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, देन वी से द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। और न्यूटन की बात करेंगे तो एज यू नो वेरी वेल, न्यूटन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। न्यूटन जो था वो बहुत ही महान एक वैज्ञानिक था, आप लोग इनका नाम भी सुने होंगे। और कहीं ना कहीं जो फोर्स है उसके बारे में इंट्रोड्यूस भी करने वाले जो थे वो कौन थे, आपका न्यूटन थे।
तो इनको श्रद्धांजलि देने के लिए इन्हीं के नाम पर जो है SI यूनिट ऑफ फोर्स जो है इन्हीं के नाम पर रख दिया गया, इनका क्या नाम है, न्यूटन। और यदि हम लोग मान लीजिए फोर्स को मापते हैं तो मान लीजिए हम लाते हैं 20, तो 20 के साथ जब N लिखेंगे तो हम बोलेंगे 20 न्यूटन। मतलब मान लीजिए फोर्स हम मापे, तो फोर्स मापे तो हमको पता चला कि 20 न्यूटन फोर्स हम लगाए हैं, तो हम 20 के साथ जो है हम क्या लगाएंगे, न्यूटन। ये जो न्यूटन होगा ये आपका क्या होगा, यूनिट ऑफ फोर्स होगा। वन मोर थिंग, हम लोग जब भी इसको 20 के साथ लिखेंगे तो स्मॉल n नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कैपिटल N। इट मीन्स जब भी डोनेट करते हैं इसको तो कैपिटल N से करते हैं, स्मॉल n से नहीं करते हैं। सो इफ हम बात करेंगे SI यूनिट ऑफ फोर्स की तो हम बोलेंगे न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। नाउ वी डिस्कस अ क्वेश्चन, फोर्स अप्लाइड इन विच डायरेक्शन। आप जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो आप नोटिस कीजिए कि उसमें डायरेक्शन भी होगा। किसी भी क्षेत्र में आप लगाओ, किसी भी दिशा में लगाओ, अब डायरेक्शन वहाँ पे नहीं होगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप इस बोर्ड, अब हम सपोज इस बोर्ड पे फोर्स लगा रहे हैं तो मेरा डायरेक्शन अभी इधर हो गया। हम अभी किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से उठा रहे हैं तो मेरा डायरेक्शन अभी इधर हो गया। तो डायरेक्शन जो होता है वो फोर्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब मान लीजिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति फोर्स लगा रहा है, तो आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितना लग रहा है, तो आप नहीं बता सकोगे उस समय कि उसका रिजल्टेंट फोर्स जो है, नेट फोर्स जो है वो कितना है, जब तक आपको उसका डायरेक्शन नहीं पता होगा। सो डायरेक्शन जो है फोर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो हम बोल सकते हैं फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो बिफोर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट डायरेक्शन, फर्स्टली आई डिस्कस मैग्नीट्यूड। सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि मैग्नीट्यूड है क्या। बार बार ये वर्ड आ रहा है मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, इसके पहले भी आ गया। सो यदि मैग्नीट्यूड आप समझना चाहें तो आप समझ सकते हो, मैग्नीट्यूड मतलब है आपका हाउ मच। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जो क्वांटिटी पता चल रहा है आपको, वो जो है क्वांटिटी वही कहलाता है आपका मैग्नीट्यूड। जैसे कि 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन में ये न्यूटन जो है वो आपका यूनिट ऑफ फोर्स है, यूनिट है, जबकि ये 20 जो है आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है। सो एक बार और समझते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, चलिए हम बात कर लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर, हम बात कर लेते हैं 30 मीटर पर सेकेंड, हम बात कर लेते हैं 420 मीटर, हम बात कर लेते हैं 100 ग्राम, हम बात कर लेते हैं। इस सभी में देखिए ये मीटर, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर या ग्राम, ये सारा जो है वो क्या है आपका यूनिट है। मगर ये जो क्वांटिटी आपको पता चल रहा है 20, 30, 20, 100, ये क्वांटिटी जो पता चल रहा है, इस क्वांटिटी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड को समझना हो तो आप डायरेक्टली इसको रिलेट कर दीजिए कि ये कितना मात्रा में, उसका क्वांटिटी कितना है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये आपका पता चल जाए कि मैग्नीट्यूड उसी को हम कह रहे हैं। सो मैग्नीट्यूड को आप डायरेक्टली रिलेट कर दो किससे, क्वांटिटी से। सो अब हम यहाँ पे से डिस्कशन करेंगे डायरेक्शन की। सो हम लोग कभी भी किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाते हैं तो उसमें डायरेक्शन का भी इम्पोर्टेंस होता है, उसको हम लोग कुछ टॉपिक से समझेंगे। सो फोर्स को अब यहाँ पे समझेंगे कि कोई एक व्यक्ति किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है तो वो डायरेक्शन तो उसका इम्पोर्टेंट है ही है, मगर इम्पोर्टेंट उसका ज़्यादा तब बढ़ जाएगा जब कोई 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, तो वहाँ पे डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा। अब इसको हम कैसे समझेंगे, फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट है, फोर्स इज अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन गेट एडेड अप। अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि अब मान लीजिए इस बोर्ड पे हम फोर्स लगा रहे हैं, अब मेरे साथ कोई और व्यक्ति जो है इस बोर्ड पे फोर्स लगा दे, तो ये दीवार तो नहीं घसकेगा, यहाँ से दीवार तो नहीं कहीं और चला जाएगा, बट सपोज कि एक बॉक्स है, सपोज ये एक बॉक्स है और इस पे हम भी फोर्स लगा रहे हैं और मेरा एक फ्रेंड भी फोर्स लगा रहा है, तो ये जो बॉक्स होगा मेरे द्वारा फोर्स लगा तो वो हो सकता है कुछ दूर जाएगा, और जब 2 व्यक्ति फोर्स लगाएगा तो वो और कुछ ज़्यादा दूर जाएगा। तो उस स्थिति में क्या हुआ
कि जब फोर्स दो व्यक्ति लगा दिया सेम डायरेक्शन में, मेरा भी डायरेक्शन अभी इधर है और मेरे फ्रेंड का भी डायरेक्शन इधर ही है, तो उस स्थिति में क्या हुआ कि फोर्स जो है वो दोनों ऐड हो गया और वो उसके बाद उसमें ज्यादा फोर्स लग गया और वो ज्यादा दूर चला गया। सो यहाँ पे हम समझेंगे फोर्सेस अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन गेट एडेड अप। अब यहाँ पे देखिए रिजल्टेंट फोर्स या फिर हम बोल सकते हैं नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स जो होगा वो ये देखो, सपोज एक बॉक्स है और ये लड़का जो है इसको फोर्स लगा रहा है, मान लीजिए ये लगा रहा है, फर्स्ट पर्सन जो है वो 20 न्यूटन लगा रहा है और ये सेकेंड जो है वो 30 न्यूटन लगा रहा है। तो उस स्थिति में जो नेट फोर्स होगा वो हो जाएगा आपका 20 न्यूटन प्लस 30 न्यूटन, तो टोटल हो जाएगा आपका क्या 50 न्यूटन फोर्स। सो हम बोल सकते हैं कि जब किसी भी बॉक्स पे जब या किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, चाहे 2 हो चाहे 4 हो चाहे 15 हो कुछ ना भी हो, जब सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो उन सारे को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो फोर्सेज अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन गेट एडेड अप। इसको हम लोग नेट फोर्स भी बोलते हैं या रिजल्टेंट फोर्स भी बोलते हैं। तो 20 न्यूटन प्लस 30 न्यूटन ऐड हो गया तो हो गया 50 न्यूटन। मतलब फोर्स जो है वो कितना अब दिखेगा इस ऑब्जेक्ट पे, इस बॉक्स पे 50 न्यूटन का। 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो जितना दूर इसको जाना चाहिए उतना ये जाएगा। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट है यहाँ पे नेट फोर्स इज द डिफरेंस बिटवीन द फोर्सेज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पे है क्या कि सपोज ये बॉक्स है, अभी दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था, अभी मान लीजिए इस बॉक्स पे दोनों अगेंस्ट लगाएगा, ये इधर से फोर्स लगा और ये इधर से लगा, ये मान लीजिए लगा दिया 30 न्यूटन का और ये लगा दिया मान लीजिए 20 न्यूटन का, बिकॉज 30 न्यूटन इधर भी और 20 इधर भी लगा रहा था, तो वही न्यूटन फोर्स मान लीजिए रख रहे हैं, ये 30 न्यूटन लगा रहा है और ये 20 लगा रहा है। अब ये 30 इधर से लगा रहा है, 20 इधर से लगा रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में हम बोल सकते हैं नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स के लिए हम बोलेंगे तो जो फर्स्ट रहेगा, फर्स्ट अप्लाइड फोर्स रहेगा, उसमें हम क्या करेंगे, सेकेंड अप्लाइड फोर्स को माइनस कर देंगे हमेशा। सो फर्स्ट अप्लाइड फोर्स मेरा कितना है 30 न्यूटन और सेकेंड अप्लाइड फोर्स मेरा कितना है 20 न्यूटन, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है 10 न्यूटन का। तो ये 20 लगा रहा है न्यूटन, ये 30 न्यूटन लगा रहा है और इस स्थिति में जो है वो मात्र 10 न्यूटन का फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर पाएगा। सो जो फोर्स नेट फोर्स होगा वो अभी कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। यहाँ पे नेट फोर्स आ रहा था 50 न्यूटन बिकॉज बोथ आर अप्लाइड फोर्स इन अ सेम डायरेक्शन, बट यहाँ पर जो है दोनों जो है अलग अलग डायरेक्शन में, अलग डायरेक्शन में यहाँ पे हम बोल रहे हैं अगेंस्ट लगा रहा है, तो उस स्थिति में हम जो होगा वो आपका क्या होगा, नेट फोर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा क्या 10 न्यूटन। सो इसमें आप याद रखिए फोर्स को जब हम सेम डायरेक्शन में लगाएंगे तो उसको हम ऐड करेंगे, नेट फोर्स जो होगा वो ऐड होगा। यदि हम फोर्स अगेंस्ट लगाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखो 10 न्यूटन आ रहा है, तो ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है, 10 न्यूटन आ रहा है, तो ये 10 न्यूटन आ रहा है, प्लस में आ रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है इधर मूव करेगा और हमेशा F1 F2 हम इसी तरह से रखेंगे। अब सपोज हम इसको मान लेते हैं ये 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और ये मान लेते हैं आप ये जो है 30 न्यूटन लगा रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगा, अभी भी हम इसको F1 मानेंगे, इसको F2 मानेंगे, फोर्स लगाने वाला पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति। तो पहला व्यक्ति अब लगा रहा है 20 न्यूटन का फोर्स और ये सेकेंड व्यक्ति लगा रहा है 30 न्यूटन का फोर्स, तो मेरे पास आएगा क्या, तो मेरे पास आएगा -10 न्यूटन, बिकॉज ये 20 न्यूटन है, ये -30 न्यूटन है, तो -10 आएगा। तो -10 जब आएगा तो हम समझेंगे कि -10 होने पर ये डायरेक्शन ऑफ दिस बॉक्स का इधर जाएगा। यदि प्लस आएगा तो हम समझेंगे इधर जाएगा और माइनस आएगा तो हम समझेंगे इधर जाएगा। नाउ द टॉपिक बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब हम फोर्स में समझेंगे कि किसको हम लोग बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे और किसको हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। अभी हम यहाँ पे डिस्कशन किए थे कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी भी ऑब्जेक्ट पे सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाता है तो वो फोर्स को हम लोग ऐड करते हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, सब उसका डिफरेंस निकालते हैं। सो यहाँ पे समझेंगे बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, तो उसी से कुछ रिलेट होगा। तो बैलेंस्ड फोर्स कब होगा, व्हेन इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर अप्लाइड। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई होगा, जैसे कि मान लीजिए ये एक बॉक्स है और इससे पर इधर से कोई व्यक्ति फोर्स लगा रहा है
और इसका फोर्स है 20 न्यूटन, और इधर से भी कोई एक व्यक्ति फोर्स लगा रहा है और उसका फोर्स है 20 न्यूटन। अभी हम समझे बैलेंस फोर्स तभी होगा, तभी कहलाएगा इन विच इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर अप्लाइड। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उस पर जब इक्वल फोर्स और साथ ही साथ अपोजिट में फोर्स लगाएगा तभी हम उस फोर्स को कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स। अब इस बैलेंस्ड फोर्स में होगा क्या, इसका कॉज क्या निकलेगा कि कहेंगे डू नॉट कॉज एनी चेंज इन मोशन। अब यहां से ये भी 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, यहाँ भी ये भी 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो इस स्थिति में देखेंगे तो नेट फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यदि हम नेट फोर्स देखेंगे तो इस स्थिति में F1 माइनस अपोजिट डायरेक्शन में हम बताया अभी अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, F1 माइनस F2 तो हो जाएगा 20 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन, तो आपका क्या आ रहा है, जीरो। तो जीरो आ गया, इट मीन्स इसमें कोई मूवमेंट होने वाला नहीं है। तो उस स्थिति में हम बोलेंगे कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है और उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है तो उस स्थिति में हम बोलते हैं उसको दैट फोर्स इज बैलेंस्ड फोर्स। और एग्जांपल है आपका टग ऑफ वार। टग ऑफ वार आप सुने होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं रस्सा खींच। एक मोटा सा रस्सा होता है जिसको दो तरफ से बहुत सारे लोग इक्वल नंबर में पीपल होते हैं और उसको खींचते हैं, और मान लीजिए वो तब तक किसी और की तरफ नहीं जाता है जब तक दोनों एक दूसरे पर फोर्स इक्वल लगा रहा होता है। इधर से मान लीजिए 1000 फोर्स लगा रहा है, न्यूटन का फोर्स लगा है, इधर से भी 1000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो जब दोनों 1000 न्यूटन का फोर्स दोनों तरफ से लगा रहे हैं टग ऑफ वॉर में, रस्सा खींच में, तो वो रस्सा ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, तो उस स्थिति में हम बोलेंगे वो जो फोर्स है वो बैलेंस्ड फोर्स है। मगर एक व्यक्ति जो है, वही व्यक्ति जो एक तरफ का ग्रुप जो है वो क्या करे, ज़्यादा फोर्स लगा दे, 1000 की जगह वो 1200 फोर्स लगा दे, तो वो अब जो है वो एक्ट कर जाएगा और वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा और वो उधर चला जाएगा। सो उस स्थिति में हम कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। तो यहाँ पे हम अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करेंगे, तो अनबैलेंस्ड फोर्स जो होगा वो अनइक्वल फोर्स होगा। यहाँ पे हम कह रहे थे बैलेंस फोर्स जब भी होगा तो इक्वल फोर्स होगा, मगर अनबैलेंस फोर्स जो होगा वो क्या होगा, अनइक्वल फोर्स होगा। और ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे सपोज एक बॉक्स है और इस पे इधर आपका लगाया 20 न्यूटन का फोर्स और इधर लगाया कोई व्यक्ति 30 न्यूटन का फोर्स। तो सबसे पहले अनइक्वल में क्या होगा कि आपका डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। तो सब पहले हम अपोजिट से बात कर लेते हैं। इधर से 30 लगाया, इधर से 20 लगाया, तो उस स्थिति में क्या होगा कि हम पहले देख चुके हैं कि जो नेट फोर्स मेरा निकलेगा वो क्या आएगा, 10 न्यूटन आएगा। तो 10 न्यूटन आ रहा है, मतलब कि अनइक्वल हो रहा है, फोर्स वहाँ पे एक्ट करेगा। सो या फिर अपोजिट डायरेक्शन है, आप सेम डायरेक्शन में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 30 न्यूटन है, यहाँ पे 20 न्यूटन लगा देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा लगभग नेट फोर्स आपका 50 न्यूटन का। तो 50 न्यूटन आ रहा है, तब भी देख रहे हैं कि मूवमेंट इस ऑब्जेक्ट में होगा। सो अनबैलेंस्ड फोर्स में देखेंगे तो डायरेक्शन चाहे सेम हो चाहे अपोजिट हो, आपका फोर्स अप्लाई जो है वो अनइक्वल होगा। सो अनइक्वल फोर्स की जब बात करेंगे तो सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो, आपका अनबैलेंस्ड ही फोर्स होगा। जब उस पर हम अनबैलेंस्ड अनइक्वल फोर्स लगाएंगे तो जो अनइक्वल बैलेंस, उसी को हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। अब यहाँ पे क्या होगा कि कॉजेज अ चेंज इन मोशन। अब अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, मतलब इधर से भी अनइक्वल है उधर से भी अनइक्वल है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि मूवमेंट दिखेगा। सो हम बोल सकते हैं अनइक्वल फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस में मूवमेंट हमको दिखता है, चेंज इन मोशन होता है। सो बैलेंस फोर्स में आपको मोशन नहीं मिलेगा, जबकि अनबैलेंस फोर्स में आपको मोशन मिलेगा। इसमें इंपॉर्टेंस यही है, इसमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा था, इसमें आपका टाइप्स ऑफ फोर्सेस, मतलब फोर्सेस को जो भी फोर्सेस हम पढ़ेंगे आगे, चाहे वो आपका मस्कुलर फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इन सब को एक एक करके हम देखेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि इन सबको जो है वो दो ग्रुप में बांटा गया। सो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में हम देखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड सेकेंड वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब जितने भी फोर्स है सबको दो ग्रुप में पहले बांटा है, कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर को रखा है और दूसरे को रखा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंतर्गत। कॉन्टैक्ट मीन्स व्हाट, जहाँ पे जब दो ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, टच में आ रहा है, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं कांटेक्ट फोर्स। अब यहाँ पे समझिए, फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ ईच अदर। मतलब अब सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है, हम मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है और सेकेंड ऑब्जेक्ट ये मान लीजिए आपका बोर्ड है,
तो हम इस पे जब फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स जब इस पे लगाएंगे तो बिना टच किए इसको हम फोर्स नहीं लगा सकते। हम ऐसे कहेंगे कि फोर्स लग जाए तो ये होने वाला नहीं, हमको इसको टच करना होगा। तो जब टच में आकर के कोई फोर्स एक्ट हो रहा है ना, तो उसको हम लोग रखेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स के अंतर्गत। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स में सपोज हमारे द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो भी एक मस्कुलर फोर्स के अंतर्गत है। तो हम जब इस बोर्ड पे फोर्स लगाएं तो हम टच में आए तब फोर्स लगा, अदरवाइज ये फोर्स लगने वाला नहीं था। तो इसको हम लोग रखेंगे किसके अंतर्गत? कॉन्टैक्ट फोर्स के अंतर्गत। एक है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के अंतर्गत आप समझते होंगे कि जब बाइक्स रोड पे चलती है और जब उसको ब्रेक लगाना होता है, जब वो ब्रेक लगता है तो टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण वो जाकर के आगे रुकता है। या फिर हम फुटबॉल को किक किए तो वो फुटबॉल कुछ देर दूर जा करके वो रुक जाएगा। तो फुटबॉल और जो सरफेस है वो दोनों में फ्रिक्शन हुआ तो वो जाकर के रुक गया। तो ये दोनों में कांटेक्ट हुआ तब फ्रिक्शन हुआ, अदरवाइज नहीं होता। तो चाहे मस्कुलर फोर्स की बात करें चाहे फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें, जब कांटेक्ट में जो भी फोर्स होगा, दो ऑब्जेक्ट में जब कांटेक्ट होगा, टच में होगा और उसमें जब कोई फोर्स एक्ट होगा तो उसको हम लोग रखेंगे कांटेक्ट फोर्स के अंतर्गत। और जब कोई दो ऑब्जेक्ट में बिना कांटेक्ट हुए ही फोर्स एक्ट कर जाएगा तो उसको हम लोग रखेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंतर्गत। जैसे कि एग्जांपल आप पहले जानते होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में हम देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वापस नीचे आ रहा है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत ही आता है। अब ये जो नीचे आ रहा है तो इसमें जो है हमारा अर्थ जो है इसको पकड़ के नहीं खींच रहा है, ऐसे करके ऐसे खींच के पकड़ के नहीं खींचा है, ये बिना कांटेक्ट में आए ही दोनों ये इस पे एक्ट कर दिया, अर्थ इस पे एक्ट कर दिया। सो बिना कांटेक्ट में आए एक्ट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब ये मैग्नेटिक फोर्स के अंतर्गत भी होता है। दो मैग्नेट रख रहे हैं और यदि दोनों का पोल जो है वो अपोजिट पोल है तो जैसे ही नज़दीक होता है तो वो दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्ट हो जाता है, अगर के चिपक जाता है, दूर में ही होता है तब भी एक्ट कर जाता है। तो उस स्थिति में हम समझते हैं वो भी है किसके अंतर्गत? नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंतर्गत। तो सो बोल सकते हैं फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। नॉन कॉन्टैक्ट में क्या, फोर्स में क्या होता है कि जो एक फोर्स लगाने वाला है और जिस पे फोर्स एक्ट हो रहा है, दोनों में बिना कॉन्टैक्ट किए, बिना टच में आए ही फोर्स एक्ट कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और इसमें एग्जांपल होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्सेट्रा। अब हम एक एक करके इसमें हम समझेंगे मस्कुलर फोर्स के बारे में, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। Now we discuss about muscular force. Force which is applied or produced by the muscles. It means वैसा फोर्स जिसमें मसल्स एक्ट करेगा, उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे मस्कुलर फोर्स के अंतर्गत उसको हम रखेंगे। इट मीन्स आप वर्ड से ही समझ सकते हैं, मस्कुलर वर्ड जो है वो डायरेक्टली रिलेट हो रहा है किससे? मसल से। अब जहां पर भी मसल्स एक्ट करेगा, जिस वर्क में भी, जिस फोर्स में भी मसल्स एक्ट करेगा, वहां पे हम बात करेंगे मस्कुलर फोर्स की। जैसे कि एग्जांपल है आपका वॉकिंग, च्यूइंग, टाइपिंग। अब बात कर लेते हैं टाइपिंग की। तो टाइपिंग में आप समझ रहे हैं कि जब हम टाइपिंग करते हैं तो हमारा मसल्स जो है, हमारा फिंगर जो है वो कीबोर्ड पे एक्ट करता है, तो उसमें हमारा मसल्स एक्ट कर रहा है, हमारा फिंगर एक्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग रखेंगे किसके अंतर्गत? मस्कुलर फोर्स के अंतर्गत। अब ऐसा नहीं है कि मस्कुलर फोर्स जो है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग के साथ ही रिलेट करेगा, इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू एनिमल्स। यदि एनिमल्स किसी फील्ड में कोई वर्क कर रहा है, जैसे कि एनिमल जो है वो मान लीजिए फील्ड को प्लो कर रहा है, एनिमल्स के द्वारा फील्ड को प्लो कराया जा रहा है, तो वो भी मस्कुलर फोर्स के अंतर्गत ही आएगा। सो हम बोल सकते हैं फोर्स विच इज अप्लाइड और प्रोड्यूस्ड बाय द मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। एग्जाम्पल में आप कुछ भी रख सकते हैं, वॉकिंग, च्यूइंग, टाइपिंग, किकिंग फुटबॉल, कुछ भी हमारे द्वारा यदि फुटबॉल को किक किया जाता है, अ पर्सन किक फुटबॉल, देन इट इज ऑल्सो कंक्लूडेड इन मस्कुलर फोर्स। दिस ऑल आर मस्कुलर फोर्स। सारे को हम लोग मस्कुलर फोर्स के अंतर्गत रखेंगे।